हम सीरियस बाता में भी फन कर लिया, देख बोल के न राजी सब डन कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, यू आर वाचिंग द चैनल। तो आप लोग चैनल देख रहे हैं और आज हमारे साथ हैं हमारे मोहित भाई, साथ में हैं डॉक्टर श्रेय शर्मा। तो डॉक्टर श्रेय शर्मा जो है वो मेरे पुराने फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट रहे हैं। हम लोग यूं कह सकते हैं बचपन के दोस्त हैं। तो इनके बारे में थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। ये रामहंस यहाँ हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पर बीएमएस डॉक्टर हैं। 2011 में बीएमएस कंप्लीट हो गई थी, आज 2025 चल रहा है। तो ये लगभग 14 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह पर, केरला और अलग अलग जगह पर इन्होंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। और लुधियाना भी डॉक्टर साहब, पटियाला भी इन्होंने, पटियाला इनका फेवरेट रहा है। तो आज इन्हीं से कुछ हम बातें पूछेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पूछेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले बीएमएस का बेस क्या है, आधार? बीएमएस का आधार देखिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद आचार्य जैसे कि इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस साथ में कुछ मॉडर्न प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये सोच के ये डिग्री जो है सरकार ने बनाई थी और सब्जेक्ट टू स्टेट है कि आप कुछ एलोपैथी अगर वहां पे डॉक्टर्स की कमी है तो आप कर लीजिए। अदरवाइज मेन हमारा जो एम्फेसिस है, जो है वो जोर वो आयुर्वेद पे ही है कि हम आयुर्वेद को लेकर चलें, ठीक है जी। आयुर्वेद के द्वारा हम क्योर करें। इसमें जो वात पित्त और कफ होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ जी, देखिए पुराने समय में ऋषियों ने कुदरत और प्रकृति को देखते हुए वात पित्त कफ बनाया। वात मतलब आकाश और वायु महाभूत से वात। वात का मतलब हमारे शरीर में चलने वाली वायु, मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, चाहे खाने की है, भोजन की है, कुछ भी, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय वायु, ठीक है जी। तो वात, हाँ जी, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय वात। तो वायु उसमें रोल प्ले कर रही है, जैसे कह सकते हैं। फिर आ जाता है पित्त। पित्त मतलब अग्नि महाभूत, सूर्य का शरीर में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है जी। तो वो है अग्नि महाभूत। केमिकल रिएक्शंस है, बॉडी के सारे केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक क्रियाएं, परिवर्तन, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज पित्त, ठीक है जी। और वात वाला व्यक्ति जैसे बहुत लीन होता है, बहुत पतला, आप देखेंगे बहुत पतला होगा, वाचाल यानी बहुत ज्यादा बोलेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे कह सकते हैं मैं वात प्रवृत्ति का हूं, मैं लीन बॉडी। आपका कहा जा सकता है कि वायु आपके अंदर डोमिनेंट दोष है। यस, ठीक है जी। तो पित्त, मुझे तो हवा दिख नहीं रही कहीं पे भी। वात का मतलब कि उन गुणों को धारण किए हुए व्यक्ति, मतलब वात पित्त कफ सबके शरीरों में है, देखिए सबके शरीरों में है, बट डोमिनेंस उस दोष की उस शरीर में ज्यादा है जी। मतलब मुझ में हवा कुछ ज्यादा है भाई। वैसे हवा है नहीं। हाँ जी। उसके बाद ठीक है, अभी भी रस्सी से बांध रखा हमने। नहीं बांधने की क्या जरूरत है। नहीं, उड़ ना जाओ ना। उसके बाद जिस प्रकार पित्त आ जाता है, पित्त का मतलब ये देखिए प्रभा, ग्लो होगा एक अलग सा ही चेहरे पे। वर्ण आमतौर पे इनका बहुत गोरा होता है, अत्यधिक गोरा होता है, ठीक है जी। ज्यादा प्रकाशवान होता है इनका शरीर, ठीक है जी। गुस्सैल होते हैं आमतौर पे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाया घंटे बाद, अरे यार, घंटे बाद देखेंगे कि दोबारा वो भूख लग जाती है इनको, ठीक है जी। और शरीर में लालिमा देखेंगे एक अलग तरह की, गौर होगी, लालिमा होगी। और कफज दृढ़ शरीर वाले, जिनका शरीर बेहद ही दृढ़ होगा, बहुत भारी होंगे, ठीक है जी, वो आ जाते हैं कफज, ठीक है। मतलब मोटे लोग, मोटे लोग बिल्कुल कह सकते हैं। अब जैसे पित्त में हमने सूर्य की अधिकता देखी, तो कफ में हम चंद्रमा की अधिकता मानते हैं और महाभूत उसमें रहते हैं पृथ्वी और जल महाभूत, जल, ठीक है। यानी कि स्थूलता है, स्थिरता है, भारीपन है, ये है। तो अभी आपने पित्त में बताया था कि गोरे लोग होते हैं, है ना? तो गोरे तो आपको भी गुस्सा आता है? नहीं, पर पित्त मेरे अंदर इतना डोमिनेंट दोष नहीं है। वो अच्छा। मेरा वैसे एक प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। अच्छा। तो द्वंद्वज प्रकृति भी मिलती हैं भी, जिनमें एक से ज्यादा दोष भी जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की वात कफज भी होती है, किसी की पित्त कफ भी होगी, तो ऐसे भी प्रकृति होती है। मीनिंग दोनों का मिक्सचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दो का हो सकता है। और सबसे जो श्रेष्ठ शरीर बोला है आयुर्वेद ने, वो होता है समदोष, जिनके तीनों दोष बराबर है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे जो नाड़ी वैद्य होते हैं उनमें और जो ये बैचलर होते हैं आयुर्वेद के, इनमें क्या फर्क है?
देखिए हम वैसे कहते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे असल जिसका जो नाम है जो डिग्री पे लिखा होता है, दोनों ही लिखे हैं वैसे तो, वो आयुर्वेद आचार्य होता है, आयुर्वेद आचार्य ही लिखा जाता है। तो आयुर्वेद आचार्य एक गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनका प्रॉपर एक जिसकी पहचान है, और वर्ल्ड वाइड वो कई जगह प्रैक्टिस कर भी सकती हैं। बट जो आपने दूसरा नाड़ी वैद्य पूछा है, देखिए नाड़ी वैद्य, नाड़ी परीक्षा, नाड़ी पर ग्रंथ जो एक रावण ने लिखा था, तो नाड़ी एक टूल है, एक डायग्नोसिस का तरीका है। जैसे दर्शन, स्पर्शन, प्रशन, ये सारी विधियां बताई गई हैं आयुर्वेद में, युक्ति बताई गई है दशविध परीक्षा की, जिसके द्वारा हमने एक डिजीज को डायग्नोस करना है। ठीक है जी। तो जो नाड़ी वैद्य है, नाड़ी एक उसका हिस्सा है, नाड़ी अकेला एक कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं है। हम पेशेंट को देखेंगे भी, हम उनसे सवाल भी करेंगे, हम उनको छू के भी देखेंगे कि उनकी शरीर किसी का गर्म है, किसी की नाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें मिल के एक डायग्नोसिस बनाएंगे, जिसमें हम हिस्ट्री टेकिंग भी जोड़ देते हैं, सारा कुछ पूछा जाएगा, आनुवांशिकी भी पूछा जाएगा। नाड़ी की ज्यादा अहमियत या ये कह लीजिए, आपने सुना होगा वो खा के बता देते थे कि उसने क्या खाया। पुराने समय में अनाज लिमिटेड होते थे कि आपने ये अनाज खाया तो उसकी गति नाड़ी की ये होगी कि वो अश्व समान, घोड़े समान गति होगी, वो एक सर्प के समान गति होगी। तो वो एक अलग गति के हिसाब से अनाज कम लिमिटेड खाते थे, तो उस हिसाब से जाना जाता था। बट आज के समय में हम क्या खाया ये नहीं, हम नहीं बता सकते। हाँ, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं सिंपल कि नाड़ी वैद्य मतलब ये कंप्लीट वैद्य नहीं होता, इट इज द पार्ट ऑफ द बीएमएस। तो बीएमएस में नाड़ी से भी रोग की पहचान होती है, फिर प्रश्न पूछकर भी होती है, क्वेश्चनेयर जिसे बोल देते हैं हम। एमबीबीएस में भी क्वेश्चनेयर होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली एमबीबीएस डॉक्टर पूछते नहीं है, बट मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारी अप्रेंटिस लगती है 6 महीने की एमबीबीएस के बाद, तो हमें सिखाया जाता है कि ये तक पूछो कि दादा को क्या बीमारी थी, क्या दादा को खांसी तो नहीं थी। अगर एक खांसी का मरीज आपके पास आता है तो उसके दादा तक की, उसके फोर फादर्स तक की खांसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये बड़ी अजीब बात है, और यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है डायग्नोज करने का, मरीज से प्रश्न पूछिए। दूसरा कि आप उनका बॉडी देखिए, बॉडी टाइप लीन है, जैसे मेरा है, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं मुझे वात है, मतलब वायु ज्यादा है ना। तो अगर इसे बैलेंस किया जा सकता है, ये प्रकृति पैदाइशी होती है, जब आप पैदा होते हैं तभी आपके साथ आती है, लेकिन इसे बैलेंस किया जा सकता है, नो वरी, आप अपनी मेहनत से आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो वही मीनिंग है कि नाड़ी वैद्य भी एक पार्ट है, बीएमएस में नाड़ी से भी चेक किया जाता है, प्लस आपकी बॉडी देखकर चेक किया जाता है, और प्लस आपसे प्रश्न पूछकर। इज दिस राइट सर? बिल्कुल ठीक है जी। बाकी एक चीज और समझिए भी ना, नाड़ी का नाम सुन के ना लोग मैजिक जरा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये बताएंगे कि मैं कैसा हूं, मेरे कहाँ क्या गड़बड़ है। तो एक पार्ट है, ये समझने की जरूरत है, इस धारणा को तोड़ने की जरूरत है। ठीक है जी। मतलब लोग सोचते हैं कि ये अलग से ही बता देगा, कोई जादू कर देगा हम पे। देखिए, जब तक क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छी नहीं लेंगे, बहुत अच्छी कंपनी की मेडिसिन नहीं होगी। अब जंगल बहुत संकुचित रह गए, आयुर्वेद की ज्यादातर जड़ी बूटियां जंगलों से मिलती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, ज्यादातर जो आप बाजार में आप देखते हैं कि शॉप्स पे सामान मिलता है, जो भी जड़ी बूटियां हैं वो लगभग मतलब बहुत लो ऑन क्वालिटी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो हम त्रिफला मंगवाते हैं, आप सोचेंगे हम लगभग 1000 रुपए किलो त्रिफला मंगवाते हैं, आप बाजार में लेंगे आपको आई थिंक 100 रुपए किलो मिल जाएगा। तो कोई डिफरेंस है। जड़ी बूटियां जब बड़े, जो दिल्ली में जैसे खारी बावली टाइप जो मार्केट्स हैं जी, वहां पर जो जड़ी बूटियां पड़ी रहती हैं वो काफी स्टोर में पड़ी रहती हैं, तो वो सड़ भी जाती हैं काफी, वो सब कुछ दे देते हैं जब हमें वो ज्ञान नहीं है। बट चिकित्सक का धर्म बोला है शास्त्र ने कि वो खुद आइडेंटिफाई करके जड़ी बूटियों को, सही जड़ी बूटियां रोगी को दे। जी ठीक है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बीएमएस और एमबीबीएस। तो आपने बीएमएस चुना, उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, बीएमएस मतलब आयुर्वेद हमारा, जैसे मैं बेसिकली, हमारी पिछली बिलोंगिंग्स लुधियाना से हैं, हमारा मैटरनल विलेज जसोवल सूदा है। तो मेरे जो फोर फादर्स मैटरनली रहे हैं वो सभी राजवैद की उससे निकले हैं। तो हम बड़ी पीढ़ियों से आयुर्वेद का काम करते हैं, हकीम भी रहे हैं कुछ लोग हमारी फैमिली, मेरे नाना जी जैसे हकीम थे। तो इस तरह से एक पुराना माहौल था जिसका मुझे आयुर्वेद ही करना था।
मीनिंग पैतृकता से आपको हाँ जी, मतलब हाँ जी, हाँ जी। इसमें मुझे इंटरेस्ट था। आयुर्वेद तो मैं से- आपको एक चीज बता दूं, मुझे डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूं, तो ऑब्वियस है, मैंने जब इन्होंने बीएमएस किया तो मैंने इनको बोला कि आप एलोपैथी की, एलोपैथी मींस जो एमबीबीएस में जो दवाइयां आती हैं उसे एलोपैथी बोलते हैं, तो एलोपैथी की प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत से स्टेट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन में बीएमएस को भी अलाउ करते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब बीएमएस डॉक्टर एमबीबीएस वाली कुछ बहुत सारी दवाइयों की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो मैंने इन्हें बोला यार उसको छोड़ो, आप ये करो। तो इन्होंने एक ही बात बोली, फिर मैंने कहा एमएस कर लो, आप सर्जन बन जाओ या एमडी कर लो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही करनी है। तो आपके सामने जो बैठे हैं ध्यान से देख लीजिए इन्हें, हमारे सिरसा के अंदर ही हैं, रामहंस हॉस्पिटल के अंदर वर्किंग है, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये पर्सन सिर्फ डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा ही हैं। इन्होंने अब जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं थे, दे हैव मैनी मोर ऑप्शंस, बट इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ आयुर्वेद में ही अपना फ्यूचर बनाना और इसी की प्रैक्टिस करनी है। और इसका रीजन बता रहे हैं कि ये पैतृकता है ना। थैंक यू सर हमारे लिए इतना करने के लिए कि आप आयुर्वेदा में आए, और ये बड़ी बात है हमारे देश के लिए भी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपने अभी हकीम का नाम लिया, अभी लोग ये क्या होते हैं हकीम और जो वैद होते हैं, इनमें कोई फर्क है या ये एक ही चीज है? देखिए ऐसा है, जब सिकंदर ने भारत वर्ष पे हमला किया तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ से वैद्यों को वो यूनान ले गए। तो जो यूनानी पद्धति जो फॉलो करते हैं, जिसको हम BUMS कहते हैं, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो जो BUMS करते हैं आज के टाइम में उसे BUMS कहते हैं, पहले टाइम पे हकीम कहते थे। जैसे बंटवारे से पहले मेरे नाना जी लाहौर से टिबिया कॉलेज से मतलब पास आउट थे, तो उनको हकीमी की डिग्री मिली थी जी। तो डिग्रीज उस टाइम पे भी थी, बंटवारे से पहले भी थी। इस चीज को मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा भाई। देखिए जो सर बता रहे हैं कि हकीम जो मतलब कौन सी डिग्री है सर वो यूनानी मेडिसिन। तो आपने सुना होगा ना कि यूनानी पद्धति अलग है। अरे भाई वो आयुर्वेद से ही निकली है। सब लोग ये जो दिखाते हैं कि हम यूनानी हैं, इधर से उधर से, सारा का सारा इंडिया से ही समझ सकते हैं कि साइंस इधर से उधर गया है और कुछ है नहीं। तो यूनानी भी आयुर्वेदा से ही जुड़ा, उन्होंने बस थोड़ा स्टाइल बदल दिया और अपने स्टाइल में उसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो यूनानी हो गया। दैट इज इट, है ना सर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हकीम और जो ये वैद होते हैं वो एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग रखे हुए हैं लोग। देखिए कुछ ऐसा है, आयुर्वेदा थोड़ा 2 कदम आगे चला जाता है, क्योंकि ना हमने भस्मों का जो भस्मीकरण है और डिटेल फाइन करना है, वो डिटेल्ड करता है आयुर्वेद। ठीक है जी। एक चीज हमारे बुक्स में लिखी जाती है कि हमने उनसे पिष्टियां बनाना सीखा और उन्होंने हमसे भस्में बनाना सीखा। पिष्टियां मतलब क्या? पिष्टी होता है कि जैसे गुलाब जल में ना घोंट के कोई चीज बनाते हैं तो उसे पिष्टी कह देते हैं। जैसे आपने मोती का टुकड़ा लिया, आपने शंख का टुकड़ा लिया, आपने घी कुमार के रस में शंख को कूटा, तो वो बेसिकली एक तरह से पिष्टी हो जाती है। ठीक है, तो पिष्टी अलग है, भस्म में हम उसको मतलब फूकते हैं। ठीक है जी। हाँ, मतलब हम इसे पाउडर तो करेंगे पर इसे फूका जाएगा। ठीक है, पाउडर के साथ हीट ट्रीटमेंट कैसे? हाँ जी, जो चीज फूकी जाएगी आग में वो भस्म बनेगी, और जो गुलाब जल या किसी भी रस में मतलब उसे हम कूट के सिर्फ बना देंगे, यानी उसको उतना ज्यादा सूक्ष्म नहीं किया गया, तो वो पिष्टी बन जाती है। तो अब आयुर्वेद में दोनों यूज होती है। पिष्टी हमने उनसे सीखी, तो कुछ चीजें हमने भी उनसे सीखी हैं, पर ज्यादा चीजें हमने उनको सिखाई हैं। मीन्स ये है कि स्टाइल बदलने की वजह से कुछ चीजें हमने अडॉप्ट की हैं। जैसे सीखना गए, अडॉप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। जैसे बीएमएस ने जो मॉडर्न साइंस की जो तुरंत इलाज करती है, मॉडर्न साइंस आपको पता है एमबीबीएस में एलोपैथी है, तो वो तुरंत आपको बुखार हुआ है तो बीएमएस वाले डॉक्टर 100+ वाले बुखार का इलाज नहीं करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि आप क्रोसिन लीजिए, क्रोसिन की गोली नॉर्मल सबको पता है, पैरासीटामोल, क्रोसिन तो कंपनी का नाम है, पैरासीटामोल का साल्ट लीजिए। उससे इन्होंने भी अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो कुछ चीजें इन्होंने भी अडॉप्ट की है, और हम इंडियंस तो वैसे भी माहिर हैं हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए, ये आपको पता ही है ना। देखिए एक चीज समझिए, फीवर की आपने बात करी तो मैं उस पर ब्रीफ करता हूँ। अगर किसी को बुखार है, बुखार में सबसे पहले क्या मानते हैं, आयुर्वेद कहता है जो पेट की अग्नि है वो शाखाओं में यानी कि हमारी लिम्स में आ गई है, तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर आ गया है, हमारी भूख जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है जी। साथ ही हमें बॉडी एक हो रहा है, शरीर भी टूट रहा है, किसी को ठंड लग रही है। ठीक है, तो इन सिम्टम्स में भूख भी मर गई है, इन सिम्टम्स पे आयुर्वेद के काढ़े चूरन प्रकृति के हिसाब से जो हम देते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट करते हैं। जहां पर हाई ग्रेड फीवर हो गया, तापमान 102, 3, 4 ज्यादा हो गया, वहां पर हम मानते हैं मॉडर्न लेन है, बिकॉज वो इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी कह सकते हैं वैसे, बिल्कुल। बट फीवर के कारण बंदे के किसी के गोडे दुखने लग गए, एक वर्ड यूज होता है जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, मस्कुलर पेन्स डेवलप हो गए, जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आयुर्वेद से अच्छे कहीं पर ट्रीट नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि आम हमारे एक वर्ड यूज होता है, आम का मतलब है टॉक्सिन। ठीक है, जो गंदगी कुछ भी गलत मतलब आहार विहार से पैदा हुई है या हमारी अग्नि मंद है उससे हुई है,
उसके कारण उस आम के कारण वो शरीर में जाके कहीं भी फंस गई है और उसने किसी डिजीज की पैथोलॉजी को, रोग के निदान को बना दिया। ठीक है सर, अब मैं ये जानना चाहूंगा, आयुर्वेद जो है, हमारे 4 वेद हैं, तो आयुर्वेद कौन से वेद का पार्ट है? मेन तो 4 ही हमारे पास वेद, देखिए है वैसे ना, तो सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 ही वेद हैं। तो आयुर्वेद ये क्या 5वां वेद है क्या, ये जानना चाहता आयुर्वेद को पंचम वेद भी हमारी बुक्स लिखती हैं। वैसे अथर्ववेद का उपवेद नॉर्मली इसे माना जाता है। मीनिंग हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अथर्ववेद ये मान उसी का सकते हैं हिस्सा कि- है, उसी में से निकला है। देखिए आयुर्वेद जैसे मैंने बताया, सबसे पहला ग्रंथ आचार्य चरक का आता है। ठीक है जी, हमारे इसमें महान आचार्य चरक हुए हैं, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उससे पहले ना अलग अलग जगह छोटी छोटी चीजें आती थी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। ठीक है जी, तो अथर्ववेद में अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं, थोड़ा थोड़ा कई बीमारियों के लिए लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद की एप्लीकेशन पार्ट कह लें, ये मान लेते हैं कि अथर्ववेद उन्हें ने इकट्ठा करके उसे एक थोड़ा जगह लिखा, एप्लीकेशंस को इकट्ठा कर दिया गया, ये कह सकते हैं। उसे विस्तार पूर्वक लिखा गया। हाँ, मीनिंग उसी पर फोकस किया गया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया। विस्तार हमें पूर्वक फॉर्मूला मिला अथर्ववेद से, आयुर्वेद ने उसको अप्लाई किया, एप्लीकेशन पार्ट हो हाँ गया। जी, उस चीज का विस्तार होता गया आगे से आगे। हाँ, तो ये पार्ट ऑफ अथर्ववेद है भाई, ये ध्यान देने वाली बात है। और बहुत अच्छी बात है कि चारों वेदों में किसी भी धर्म के अंदर आपको मेडिसिनल साइंस नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडियन भारतीय धर्म ही है जिसमें मेडिसिनल साइंस है। धर्म के ग्रंथों में मेडिसिनल साइंस है, और बाकी के लोग धर्म के नाम पे तो क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही है ना। देखिए हमारे जो वेद हैं वो कंप्लीटली साइंटिफिक हैं, प्योर साइंस है, बिल्कुल। संस्कृत के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज लिखी जाती है तो वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है जी, तो जो ग्रंथ है वो कंप्लीट है। हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, कई लोग हंसते भी हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि वही उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये चीज, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आप लोगों को। मैं 6th-7th क्लास में था, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे साइंस के, नए नए टीचर्स थे, आर्ट्स के टीचर थे, वैसे हमें एसएस पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने एक बार हमें एक लेसन दिया याद करने के लिए, उसमें योगा वर्ड आया था। तो उसके अंदर आया कि योग करने का समय भोजन करने से 2 घंटे पहले या भोजन करने के 2 घंटे बाद करना चाहिए, है ना। तो मेरे टीचर ने उसे गलत इंटरप्रेट किया और कहते कि भोजन करने के बाद ही योगा करना चाहिए, उससे पहले मत करो। वो पहले वाली बात लिखी नहीं थी, उन्होंने कहा कि 2 घंटे कम से कम भोजन किए को, लाइन क्या लिखी थी एग्जैक्ट बता देता हूं, मुझे आज भी याद है, कि भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद योगा करें। सिर्फ इतना लिखा था, मीनिंग या तो खाली पेट करें, मीनिंग यही है ना, या फिर भोजन के 2 घंटे बाद। बट उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, उन्होंने किया कि भोजन करके ही करना है, खाली पेट नहीं करना, लिखा हुआ है। और मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई कि मैम ये नहीं है मीनिंग, तो कहती तुझे ज्यादा आता है। फिर मैं चुप हो गया, छोटा बच्चा था ऑब्वियस है, लेकिन आज मैं इस चीज को जानता हूं, मतलब पढ़ने वाले पर कितना कुछ डिपेंड करता है कि वो उससे क्या मीनिंग निकाल रहा है। और तो हमारे वेदों से बहुत सारी चीजें गलत निकाली गई, गलत इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेनेशन भी गलत किया गया, उसका कन्वर्जन जब हमने हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, तब कन्वर्ट करने वाले ने भी गलत इंटरप्रिटेशन किया, और उसकी वजह से बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी आ गए हैं, है ना सर जी। ठीक है भाई, तो अगला मेरा एक क्वेश्चन होगा सर कि शुगर के बारे में, शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, इसके बारे में हमारे आयुर्वेदा में क्या है? देखिए पहले तो भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, मधुमेह की जो सबसे ज्यादा कई रोगी मिलते हैं तो भारत में है जी, एटलीस्ट 30% तो है ही है दुनिया के रोगी। ठीक है जी, सबसे पहले ये समझिए कि हमारे उत्तर भारत के इतने हिस्से में ही क्यों है, नॉर्थ की स्टेट्स जो कि गेहूं ज्यादा खा रही हैं वहीं पे क्यों है, तो समझिए गेहूं में भी कोई दिक्कत है। बिल्कुल, गेहूं में सर 56% के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखिए हम इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सीड को भी एक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हाँ, वो भी एक फैक्टर है, बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि, और एक और रीजन भी है इसमें, सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन रीजन नहीं है। देखिए आप राउंड द ईयर गेहूं खा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं करते थे। ठीक है जी, तीनों टाइम सर, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन। ये बहुत बड़ा फैक्टर डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और पहले हमारे बुजुर्ग थे वो सीजनल खाते थे, बाजरा भी खाया करते थे, जौ की रोटी भी होती थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखिए सर्दियों में भी अब खा रहे हैं, ठंडा अनाज खाएंगे तो क्या होगा, आपको कफ रिलेटेड डिजीजेस आएंगी, अपने आप ठंड लग जाएगी, फीवर हो जाएगा। सीजनल चेंजेस में, क्योंकि सीजन के हिसाब से 6 ऋतुएं हैं उत्तर भारत में, उस हिसाब से आप अगर अनाज नहीं खाएंगे तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। वही आयुर्वेद कहता है कि इम्बैलेंस क्रिएट होने से ही डिजीज क्रिएट होना है। ठीक है जी, अब डायबिटीज जिसे हम मधुमेह, 5000 साल पहले आचार्य चरक ने लिख दिया कि वातज प्रमेह मधुमेह है, ये असाध्य है, वो आज भी असाध्य है।
इसमें सर वातज प्रमेय मतलब? वातज प्रमेय आयुर्वेद ने बेसिकली 20 प्रकार के प्रमेय माने हैं। प्रमेय, ठीक है जी। प्रमेय थ्योरम? प्रमेय नहीं, प्रमेय एक रोग ही है अपने आप में। अच्छा। उसके आगे सब टाइप्स कह लीजिए, जिनमें जैसे वात पित्त कफ, हमारा हर डिवीजन वात पित्त कफ के हिसाब से है। जब वातज प्रमेय हुआ तो मधुमेह बना। अब वातज प्रमेय मतलब वात प्रवृत्ति वालों को ही मधुमेह होता है? नहीं नहीं नहीं, आप इस डिटेल में ना जाइए। सॉरी, ठीक है। देखिए, जो वातज प्रमेय मतलब हम उसे मधुमेह कहते हैं, ये मतलब हमारा टर्म है एक्चुअली। तो मधुमेह से ही आप इसे जाने। मधुमेह जो है उसमें सबसे पहली चीज 3 मील्स अ डे, मतलब 3 बार भोजन करना सबसे बड़ी गलती। उसके बाद चबा के ना खाना और भी बड़ी गलती। तो कितनी बार करना चाहिए सर? केवल 2 बार। देहात मतलब के लोग, खाना सिर्फ 2 बार होना चाहिए? देहात ठीक के है लोग आज भी परफेक्ट हैं इस मामले में, जी। ठीक है। 2 बार भोजन करिए। फ्रूट सलाद समय के हिसाब से खाइए, खाने से घंटा पहले फ्रूट, खाने के भोजन के साथ सलाद आप ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 2 बार आप भोजन करिए। जल की मात्रा पूरी रखिए आप। सर, जैसे आपने कहा कि फ्रूट खा रहे हैं खाने से घंटा पहले, तो वो खाने में नहीं गिना जाएगा? Isn't, आपने कहा 2 ही टाइम खा सकते हैं, तो देखिए, फ्रूट और सलाद में अंतर समझिए। फ्रूट क्या है? फ्रूट है हमारी बॉडी को जो मल्टीविटामिन जो हम खाते हैं, जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जो फाइन मेटल्स हैं, उनको देने वाला, हमारे को इम्यूनिटी देने वाला, हमारे गट बैक्टीरिया को जान देने वाला, ठीक है जी। ऐसी रिसर्चेस में देखा गया है कि जितने वाइड वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट सैलेड खाएंगे, उतना ही प्रकार का बैक्टीरिया गट में विकसित होता है, और वो उतने अच्छे जो फाइन मेटल्स हैं उनको मेटाबोलाइज करेगा, आपके सेल्स को हेल्दी रखेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। सैलेड का काम इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को अच्छा करना तो है। मीनिंग मतलब सैलेड और फ्रूट जो है वो मील में नहीं काउंट होते हैं, खाने में नहीं? देखिए, उनको आप मील के साथ मान लीजिए। बेसिकली जब हमारी अनाज जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, बट ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें बार जल्दी से दोबारा भोजन की प्रतीति अनुभूति नहीं होगी, जो होना भी चाहिए। अनाज एक हिस्सा है, सब कुछ अनाज नहीं है, केवल और हम तो सिर्फ अनाज ही खा रहे हैं। ये गलती है। सब्जी की छोटी सी कटोरी और रोटी खा रहे हैं, 10 रोटी खा रहे हैं लोग, 6 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब उसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, और उस प्रवृत्ति को बदलेंगे तब भी मतलब मधुमेह का सही इलाज है। बिल्कुल गलत है। मधुमेह में हम इनको कारण नहीं मानेंगे, पर हम ये मानेंगे अच्छा, कि रीजन नहीं है ये मतलब उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़ावा कारण में सबसे बड़ा है कि व्यक्ति दिन में सो रहा है, दिवा स्वप्न, ठीक है जी, रात को जाग रहा है, भोजन 3 दफा कर रहा है, भोजन का समय निश्चित नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर मान लीजिए। फिर स्ट्रेस फैक्टर बड़ा फैक्टर है। तो ये बेसिक रीजन है इन सब के कारण। और भोजन ना चबाना खुद के पेट को खराब करना है, भोजन चबाना भी बहुत आवश्यक है। हाँ, चबा चबा के खाइए। ये तो कहते हैं कि 32 बार, 32 दांत होते हैं ह्यूमंस के, तो 32 बार चबाना चाहिए, फिर आप अंदर ले सकते हैं पहले निवाले को, और हर निवाले को 32 बार चबाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से मतलब कुछ इसका फायदा मिलेगा डेफिनेटली। बिल्कुल। तो उसके अलावा और क्या, मतलब शुगर में अनाज बड़ा सबसे सेंटर में, केंद्र में तो आप अनाज ही रखिए, जो हम अनाज खा रहे हैं। अब जैसे अब देखिए, इस टाइम पे अप्रैल मई का मंथ चल रहे हैं, तो इस टाइम पे हम अनाज क्या खाएंगे? केवल गेहूं नहीं खाएंगे, हम इसमें जौ को मिक्स करेंगे। और जौ को शास्त्रों ने माना है, आयुर्वेद के अलावा शास्त्रों ने माना है कि ये हर प्रकार के प्रमेय को मेंटेन करता है। मधुमेह क्योर नहीं हो सकता, क्योर को कभी मत ढूंढिए, पर ये मेंटेन हो सकता है। मतलब मधुमेह के आगे जाके जो बहुत सारे डिजीज इससे होने वाले हैं, आपके आंखें, दिल, गुर्दों पे जो प्रभाव आना है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, नाड़ी तंत्र पे, ब्लड सर्कुलेशन में जो इश्यूज आने हैं, उससे हमें बचाता है। कहने का मतलब जो ये शुगर जो बीमारी है, ये जड़ से खत्म नहीं हो सकती? नहीं हो सकती जी। जब आचार्य चरक ने 5000 साल पहले लिख दिया, और टिल डेट यही माना जाता है कि वो असाध्य ही है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक चीज बताना चाहूंगा, रिसर्चेस और साथ में अमेरिका के अंदर काफी सारे ट्रांसप्लांट भी करने की कोशिश की गई। पैंक्रियाज होता है जिसकी वजह से शुगर होता है, मतलब पैंक्रियाज अपना इंसुलिन सेक्रीट करना बंद कर देता है, जो शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पैंक्रियाज डेड होने पर इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन को अगर हम जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इंसुलिन भी मतलब पैंक्रियाज भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो अमेरिका के अंदर पैंक्रियाज को भी ट्रांसप्लांट करने के काफी सारे ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो रहा है, बट पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट, जो छोटा ऑर्गन है और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो रहा भाई। यानी ये इनक्योरेबल है, और ये चरक जी ने 5000 साल पहले कह दिया था।
सोचिए जरा कितनी बड़ी चीज है ये, है ना जी। उसके अलावा सर फिर क्या किया जा सकता है, मतलब एक रोगी को, शुगर के डिजीज के रोगी को अगर उसे हो जाता है तो वो क्या प्रिकॉशंस ले? जैसे आपने बताया कि 2 टाइम खाना खाए, सीजनल फ्रूट खा सकता है ना, एक्सरसाइज करे, अपना टाइम से खाना खाए, उसके अलावा ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले क्या ना करें ये समझिए। सबसे जरूरी चीज है, जैसे आप खुद कोई नीम, करेला, गुड़मार, कोई कौड़ तुम्बा हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है जी, मेथी है, इन सब का प्रयोग ना करें। ये प्रयोग जो है वो आयुर्वेद ने लंबे समय के लिए बेहद गलत माना है। अब समझिए कोई व्यक्ति लीन है, जिसकी प्रकृति जो है वो वातज है, वो और ज्यादा रुक्षता आएगी, ड्राइनेस आएगी, ठीक है जी। बॉडी के ऑर्गन से जो वाइटल फैट है, विजरल फैट आई मीन, वो भी डैमेज करेगा, यानी कि आपकी लेटर ऑन शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज आएगा। इसलिए खुद से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कई लोग कहते हैं जिनको डायबिटीज है वो करेले का, लौकी का जूस पी लें, तो वो चीजें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए जी, शॉर्ट टर्म के लिए आप कर लें, ठीक है, उनका कोई लंबा प्रभाव आपके शरीर पे नहीं आने वाला, क्योंकि आयुर्वेद ब्लड शुगर पे नहीं बात करता। ब्लड शुगर का मतलब समझिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्लड शुगर मेंटेन है, वो तो अगर आप मॉडर्न डॉक्टर से किसी से भी मेडिसिन लेंगे उससे मेंटेन हो जाता है, बट आयुर्वेद से आप ब्लड शुगर ना मेंटेन करिए। 2 चीज को फॉलो करिए। पहली चीज, आयुर्वेद के में जो रसायन चिकित्सा, मतलब बॉडी को रिवाइटलाइज करना, शरीर को बचाए रखना कि वो जल्दी वृद्ध ना हो। शुगर वाला व्यक्ति जल्दी वृद्ध हो रहा है दूसरों के मुकाबले, उसको मेंटेन करें। दूसरी चीज, पाचन को ठीक रखें, पेट ठीक रखें कि पेट से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मतलब शुगर पेशेंट की जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है बाकियों के मुकाबले। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा रोग है। शुगर खुद एक रोग नहीं है, मधुमेह कई रोगों को साथ लेके आता है समय के साथ। जी बिल्कुल सर। अब मेटाबॉलिज्म को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि करेले का जूस मत पीजिए, या ये लंबे समय तक, या मेथी दाना, या जो भी हम चीजें कहते हैं, इसका रीजन देखिए। हमें पहले रिसर्चेस थी कि पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इस वजह से शुगर होता है। मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में समझ में आया कि पैंक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है, बट आपकी सेल्स, बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही हैं, वो शुगर ले ही नहीं रही, सेल रेजिस्ट कर रही है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारा डाइजेशन जो होता है सेल्स में, हमारी सेल्स जो न्यूट्रिशन ले रही हैं, अब सेल आपकी शुगर लेना बंद कर देगी। पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, इंसुलिन शुगर को लेके उसे जबरदस्ती उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेल और रेजिस्ट हो जाती है। उसकी रेजिस्टेंस को हटाने के लिए मेटाबॉलिज्म को सही कीजिए। करेला पीने से कुछ और डिजीज हो जाएगा, मतलब अचानक से नहीं होगा, ठीक है, 10-20 दिन, 50 दिन, 20 दिन, 30 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो परमानेंट है? हमेशा करेला पीते रहिए तो कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसकी बजाय अपना मेटाबॉलिज्म सही कीजिए। मेटाबॉलिज्म मतलब अपने डाइजेशन को सही कीजिए, है ना सर? खुद से मेडिसिन लेना ही पहली बात तो बिल्कुल गलत है। फिर समझिए, आपने जैसे अभी बताया भी सेल अपटेक नहीं कर पा रहा है। अपटेक क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अभी पहले हम एक वर्ड यूज कर चुके हैं, आम। आयुर्वेद में हर चीज आम से गवर्नड है। अब पैनक्रियाज इनफेक्टिव हो गया क्योंकि आम उस पर डिपॉजिट हो गया, जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंजम कहते हैं जी। आम मींस पॉइजंस, टॉक्सिन को टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स कहीं भी जाके फंसेगा, एक डिजीज क्रिएट करेगा। ठीक है जी। गलत आहार और विहार से आम की उत्पत्ति शरीर में होनी है। हमने गलत समय खा लिया, ज्यादा मात्रा में खा लिया, अच्छा भोजन भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो विष है। ठीक है जी, तो ये समझिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। इसके लिए क्या करे एक हेल्दी पर्सन कि उसका हार्ट जो है वो सही रहे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एज के हिसाब से व्यक्ति जितना व्यायाम कर सकते हैं वो जरूर करें। व्यायाम में मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज दौड़े, कुछ हैं जितना उनका बल है, जैसा शरीर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। बिल्कुल, कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है। दूसरी चीज, प्राणायाम का सहारा लें। प्राण वायु जो है उसका जो स्थान है मस्तिष्क और हृदय माना गया है। ठीक है जी। तो प्राण वायु क्या है? बेसिकली हमें 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, थोड़ा सा न्यूट्रिशन और पानी। हम न्यूट्रिशन और पानी तो ले रहे हैं पूरा, बट ऑक्सीजन, इसी से ही डिजीज क्रिएट होती हैं। और हार्ट की डिजीज में भी बड़ा रीजन ये है। डॉक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, प्राणायाम भी पार्ट ऑफ बीएमएस ही है? योगा, प्राणायाम, योग हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो कि प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। योग में ये सब आयुर्वेद का ही पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा सर मतलब खाने में क्या यूज करें कि हार्ट सही रहे? देखिए हमारे, और क्या ना खाएं? जी, हमारी किचन में कुछ चीजें जो हैं वो खराब आ गई हैं। सबसे जरूरी जो चीज हम मानते हैं वो हींग है। हींग क्या करती है? हींग, आप हींग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हींग जी। हींग देखिए
जो वैस्कुलर डिजीजेज या ये कह लीजिए जो रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स की जो डिजीज हो रही हैं, उनमें क्या जमा हो रहा है? फैट जमा हो रहा है। फैट मेटाबॉलिज्म किससे गवर्न होता है? वो हींग से ही होता है। सबसे जरूरी चीज हींग है। आपकी रसोई में हींग ही अगर नकली है तो आप कैसे सोचते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ। सर आप नकली की बात कर रहे हैं, हम तो यूज ही नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हींग फैट को मेटाबोलाइज करता है, मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल हम जिसे बोलते हैं, वो हींग उसे पचा रहा है, और वो हम खा ही नहीं रहे हैं। और अगर खा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नकली खा रहे हैं। हींग देखिए, जो आप देख रहे हैं मार्केट में नॉर्मली आ रहा है, जो सस्ता आ रहा है, वो नहीं हो पाता जी, इतना मतलब क्वालिटी का है ही नहीं है। तो हर डिजीज के लिए हींग एक मतलब वन ऑफ द अच्छी चीज है जो रसोई में यूज किया जा सकता है। अगर हमारी रसोई में हींग है तो इसका रिस्क कम हो जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं, बहुत कम हो जाएगा। बाकी आपका जो लाइफस्टाइल है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक्सरसाइज है, रात को लेट ना सोना, जल्दी सोना, हैवी मील्स रात को लेना। देखिए हैवी मील्स पे जरूर बोलना चाहूंगा, बहुत सारी डिजीज सूर्यास्त के बाद भारी जो मील आप ले रहे हैं, कोई 11 बजे 12 बजे, पता नहीं कितनी लेट लोग खा रहे हैं, बहुत सारी डिजीज सिर्फ उसी से हैं। एग्जाम्पल लीजिए, नॉर्थ इंडियन सांबर, डोसा, वड़ा, ये सब रात को खा रहे हैं जबकि ब्रेकफास्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझने की जरूरत है कि हम रात को खाना ना खाएं, कोशिश करें सूर्यास्त तक अपना लास्ट मील ऑफ द डे लें, और 14-15 घंटे का फास्टिंग जो है वो करें। कहने का मतलब सही टाइम पे खाना भी अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्लिम रहने का कारण, आपके वजन को मेंटेन करने का कारण। क्योंकि एक चीज समझिए, आयुर्वेद ने एक बड़ी अच्छी चीज मानी है कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का कमल है, सूर्य उदय के साथ ये कमल खुलता है, सारे मेटाबॉलिज्म, रसायन, केमिकल चेंजेस, पित्त की वृद्धि होती है सूर्य की गति के हिसाब से। जैसे सूर्य ऊपर आते हैं शिखर पर तो ये कमल खुलता है, तो आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। सूर्यास्त मतलब जो सूर्य है उनका अस्त हो गया, सनसेट हो गया, तो ये कमल बंद हो जाता है, तो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म सारे कामों को शट कर रहा है, छोड़ रहा है, और हम उसके बाद भारी भोजन खा रहे हैं। उसी तरह है कि जैसे आपके ऑफिस का टाइम हो गया, आपने फाइल्स बंद करी, भाई कल देखेंगे, तो बॉडी उसको क्या करती है? बॉडी उसे डंप कर देती है, तो आपके अंदर वो चीज जमा हो रही है, आप रोगी हो रहे हैं। इस पे एक बात बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने देखा भी होगा आजकल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में धूप में खड़े खड़े सुबह प्रेयर के टाइम पे ही गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, है ना। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है सुबह का जो नाश्ता वो स्किप करते हैं, रात को भर पेट खाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं खाते। और मॉडर्न साइंस ये कह रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बीएमएस ना, आयुर्वेद के बारे में बात करें, लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर आप सुबह का नाश्ता मिस कर रहे हैं तो 40+ एज होने पर आपको हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। कमाल की बात है ना, दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं। ये दोनों साइंसेज अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इनकी मतलब पैथी में आप कह सकते हैं, पाथ में डिफरेंस है, लेकिन चीजें एक ही हैं। धीरे धीरे सब एक ही जगह पर आने वाले हैं। ये सही बात है ना सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए आयुर्वेद क्योर की बात करता है, मॉडर्न मेडिसिन बात करता है डिसीज टू ईज, आपको ईज पे ले आए। एक बार कोई इमरजेंसी है, मॉडर्न मेडिसिन अच्छा है, ठीक है, तुरंत सिर दर्द है, कुछ है तो ठीक है, बट अगर हमें क्योर करना है, हमें एक बॉडी के बैलेंस को दोबारा सेट करना है, बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है जी, तो आयुर्वेद है। तो जो मॉडर्न साइंस की जो मेडिकेशन है वो टेम्परेरीली कर सकती है, मतलब ठीक बीमारी को। देखिए वो कभी क्योर की बात कहते ही नहीं है, कभी इमरजेंसी केस बिल्कुल 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 इमरजेंसी है, या एक बार आपका काम चल जाएगा। पर देखिए कभी भी कहीं मॉडर्न मेडिसिन में क्योर की बात नहीं की जाती, वो नहीं करते हैं, वो सही कह रहे हैं अपनी जगह, क्योर की बात आयुर्वेद कर रहा है, तो दोनों अपनी जगह सही हैं। जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है वो इसीलिए है कि दोनों अपने अपने लक्ष्य को साध रहे हैं। हम क्योर की बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि कैसे एक सिचुएशन को कंट्रोल करना है। इसके एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा लीवर जो है ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, ऑब्वियस है, तो इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो देखिए लीवर, कुछ लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसलिए हार्ट डिजीज आ रही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो लोग क्या करते हैं, घी और तेल लेना बंद कर देते हैं। तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है, घी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं, दोनों हार्ट डिजीज देते हैं। तो ये इम्बैलेंस हो गया, तो लोग क्या करते हैं, घी और तेल लेना बंद कर देते हैं। तो क्या इससे वो ठीक हो जाते हैं? नहीं। प्रॉब्लम कहां है पता है? एलोपैथी बोलेगी घी तेल मत लो, लेकिन प्रॉब्लम कहां है वो आपको आयुर्वेद बताएगा। प्रॉब्लम है लीवर में, घी तेल बंद करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, एमबीबीएस वाले, वो आपको एक गोली दे देंगे, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली आपको डेली लेनी पड़ेगी, 40 mg, 80 mg, 120 mg, 10 mg की भी आती है जो कोलेस्ट्रॉल को रोकने वाली है। तो वो गोली क्या करती है जानते हैं? वो लीवर के लिए है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल ना बनाए। मतलब प्रॉब्लम कहां है,
लीवर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, आप बाहर से खाओ ना खाओ, आपका लीवर बना रहा है, अपने आप बना रहा है, वो घी और तेल बना रहा है। तो आपको उसे रोकना है तो आयुर्वेद काम आएगा, यानी आपका लीवर का इलाज करेगा। फैटी लीवर डेफिनेटली मिलेगा आपको, अगर शुगर है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, फैटी लीवर डेफिनेटली ग्रेड 1 मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और लोग डॉक्टर्स आजकल क्या बोल रहे हैं जानते हैं, कहते ये तो सबका है, लगभग सब में प्रॉब्लम्स है ना भाई, कोई भी ऐसा नहीं है जो 40 प्लस होने के बाद मेडिसिन ना खाता हो, लगभग सभी खा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मेडिसिन का जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, इलाज कहां करना है, कोर का इलाज करना है, कि आपका लीवर सही हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो लीवर उसे डाइजेस्ट कर लेगा, ना कि आपके हार्ट को देगा। दैट इज वो है जड़। जी सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल है। देखिए, और एक चीज और हमें समझने की जरूरत है, जो आयुर्वेद की रचना आचार्यों ने करी है, पहली बात तो ये समझिए कि उन्होंने पूरी दुनिया को देखकर नहीं ये किया, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो पूरी दुनिया में एक है, ठीक है, और वो इंडिया के हिसाब से नहीं हुआ। बट आयुर्वेदा हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड ऋषियों ने ये देखा गया कि भारत उपमहाद्वीप के लोगों की अग्नि मंद है, उनको जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से, मतलब जनमानुष जो हमारे भारतवर्ष में है उनके हिसाब से आयुर्वेद डिजाइंड है, यानी आपकी इंडियन पर्सनैलिटी के हिसाब से, जेनेटिक्स के हिसाब से, हाँ, इंडियन जेनेटिक्स कह लीजिए या इंडियन पर्सनैलिटी के हिसाब से, यहाँ जो भारत में जिस प्रकार की ऋतुएं हैं उस हिसाब से जो खान पान है, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके हिसाब से ये बताया गया है कि रोग की उत्पत्ति ये खान पान करना है, ये नहीं करना है। ठीक है सर, अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। थर्ड जो मेरा पॉइंट है कि लीवर, हमने शुगर की बात की, हार्ट की बात की, अब बात आती है लीवर की। लीवर हमारी बॉडी का सबसे सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ऑर्गन है। फर्स्ट ऑर्गन हमारी स्किन, बहुत पूरी बॉडी में स्किन ही स्किन है। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, और लीवर से हार्ट डिजीज, शुगर और बहुत सारे मिस अनोमलीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? देखिए, पित्त का स्थान आयुर्वेद में आपका यकृत और दूसरा प्लीहा माना गया है। यकृत को मॉडर्न में रिलेट करते हैं लीवर से सर, ठीक और है। प्लीहा को रिलेट करते हैं जी स्प्लीन से। स्प्लीन, ठीक है जी, तो ये पित्त के स्थान है। अब किसी की अगर पित्त की अधिकता होगी, पित्त अधिक्य होगा, तो इनका ओवर वर्क हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज आप कह रहे थे, इसको ठीक कैसे रखें, मतलब लीवर को हेल्दी कैसे रखें, मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर जैसे हम दोष के हिसाब से बात कर रहे थे, वात पित्तन कफ, तो अगर कोई व्यक्ति पित्तज है तो उसका लिवर हाइपर एक्टिव होगा, ये मान के चलिए। ठीक है जी। तो हम ज्यादा तीक्ष्ण, गरम, मिर्च, मसालेदार, तली हुई चीजें, ठीक है, ज्यादा चाय वगैरह है, हम उनको अवॉइड करने को कहेंगे। हम उन्हें ठंडी तासीर की चीजें कहेंगे, हम कहेंगे कि आप ठंडी तासीर की चीजें खाइए। ठीक है जी। अनाज जो है वो हल्का लीजिए। सर ठंडे में क्या आएगा, मतलब ठंडी तासीर में ये मानिए कि जैसे घृत जो है वो वैसे तो श्रेष्ठ चिकित्सा बोला जाता है। घृत मतलब पित्त घी, की, देसी घी की बात कर रहे हैं भाई। अगर कोई पित्तज है, देखिए, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु यानी शहद, ये श्रेष्ठ चिकित्सा है बैलेंस करने की। मतलब अगर कोई भी हमें वातज रोग है तो हम तेल प्रेफर करेंगे, पित्तज है तो घृत और कफज है तो मधु। मतलब ये रोग के हिसाब से है, प्रकृति के हिसाब से तो नहीं है। तो ये मान के चलिए, अगर हमें किसी के लिवर को ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, तो हम टाइम टू टाइम ये ध्यान रखें, जैसे मैंने मिर्च मसाले वाली सारी आपको चीजें बताई दी हैं। उसके अलावा हम कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप गिलोय का यूज टाइम टू टाइम कर सकते हैं, आप त्रिफला कर सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल डिजीज नहीं है तो व्यक्ति एक आध ग्राम की डोज में सुबह शाम यूज कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेकन बाय ए पर्सन? ये देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ना, हमें कोई भी जड़ी बूटी लेनी है तो हमें अच्छी कंपनी की, जिनके जीएमपी सर्टिफाइड हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो जिनकी, और अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके ले ले तो और भी अच्छा है। तो हमें उनकी जड़ी बूटियां यूज करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सर, कितने लंबे टाइम के लिए, लंबे मतलब टाइम, देखिए, फॉरएवर ली जा सकती है? गिलोय आप ब्रेक करके ले सकते हैं। त्रिफला के लिए तो बोला गया है, ये रसायन है, आप इसे सदा यूज कर सकते हैं, हमेशा हमेशा कर सकते और हैं। गिलोय कितने टाइम के लिए ब्रेक करना होगा? गिलोय आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं, जैसे कि आपने कोई महीना 1.5 महीना ले लिया, उसके बाद आप कुछ गैप भी कर सकते हैं, 10-20 दिन का गैप, 20 दिन, महीना भी गैप कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूज। मतलब 1 महीने बाद लगभग या 1.5 महीने बाद 20 हाँ जी, दिन का हाँ जी, गैप हाँ होना जी, चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से ले सकते हैं। ले सकते हैं। फिर आप चिकित्सक यानी डॉक्टर से मिलकर ये भी देख सकते हैं कि आप कोई बल्ले मेडिसिन लें, क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज कही जाती है, प्रयोजनम च अस्य। ये श्लोक है चरक संहिता का। प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षक करना। ठीक है जी। आतुरस्य विकार प्रशमनम च,
और जो रोगी है, आतुर मतलब रोगी है, उसके रोगों को निर्मूल करना, मतलब रोग को तो खत्म करना ही है, बट जो स्वस्थ है उसको एक लेवल अप लेके जाना है कि वो रोगी हो ही ना। अब कोरोना जैसी चीज में आप देखिए क्या था कि इम्यूनिटीज पुअर थी, तभी बार बार कोरोना हो रहा है या फिर डेथ्स भी हो रही हैं, पेनफुल एक एपिसोड था। तो उसमें है क्या कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पुअर थी। तो आयुर्वेद डिजीज और बंदे की ओवरऑल वेलनेस पे भी बात करता है। मीनिंग भी अगर आपको लिवर सही रखना है तो ऑब्वियस सी बात है अपनी प्रकृति भी जानिए, और दूसरा जितने भी फास्ट फूड वगैरह हैं ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड गलत रहने है। चाहिए, अगर ये सही रहेगा। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं खैर, लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता होता, जो आपका टेस्ट है ना, जो आप चाउमीन बर्गर खाते हैं अलग अलग चीजें, तो ये सिर्फ यहाँ है। इसके नीचे आपकी बॉडी को भुगतना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं। पता है, जो कचरा खाया ना, फिर बॉडी उसका 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल टॉलरेट करती रहेगी, और जब लास्ट में बिल्कुल मर जाएगी ना, उसके बाद आपको बड़ी बीमारी देखी जाती हो। यहां के नीचे स्वाद नहीं है, चीज वो खाइए यहां से भले ही कड़वी हो, लेकिन यहां पर आपका बॉडी कहेगी मजा आ गया खा के। वो मजा वो अगर होगा तो डेफिनेटली आप डिजीज फ्री रहेंगे। थोड़ा अपनी बॉडी का, लीन बॉडी का या फैटी बॉडी है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटापा कई बार पैदाइशी होता है, तो वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वात, पित्त और कफ जो है वो तीनों है ना। पित्त से मुझे एक डायलॉग याद आता है, आपको मैं डायलॉग बताता हूँ, पुष्पा फिल्म का है ना। पित्त मतलब अग्नि ना सर, ठीक है, तो वो फायर, तो वो पुष्पा फिल्म में बोलता है ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन, तो वो फायर ना पित्त वाले फायर होते हैं, लाल मुंह या गोरा रंग है ना, आंखों में लाली, लाइक दैट। तो अगर वो अधिकता है तो वो भी एक डिजीज है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा वो बड़े महान हो गए, अधिकता अगर उसकी है तो वो भी डिजीज है। तीनों बैलेंस्ड हो, दैट इज द परफेक्ट बॉडी। जी, आपके कहने का मतलब पुष्पा को पित्त था। पित्त की उसकी रोग है जो ज्यादा बड़ी हुई है। देखिए, फायर वाइल्ड, बाद में तो वाइल्ड फायर मैंने पुष्पा मूवी नहीं देखी है, कोई भी अच्छा क्या यार, तो मैं जानता नहीं। कोई बात नहीं, देखिएगा, हम दिखाएंगे आपको पुष्पा मूवी। जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाकी ऑर्गन्स तो मंजीत भैया ने कवर कर ही दिए हैं, ब्रेन हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ बताइए। बिल्कुल। देखिए, हमारा एक हर्ब है जिसे बकोपा मोनियारी यानी ब्राह्मी कहते हैं। ब्राह्मी तो आपको देखने को हजारों कंपनियों का पता नहीं क्या कूड़े करकट से लेकर सब कुछ पकड़ा देते हैं, बट एक्चुअल जो बकोपा मोनियारी है असम के एक बेल्ट का माना जाता है, बहुत अच्छा, ठीक है जी। ऐसे थोड़े थोड़े एरियाज हैं जहां का टेस्टेड बकोपा मोनियारी आता है, जिसकी सवीरता हम कहते हैं। सवीरता का मतलब है उसका जो एल्कोलॉइड फ्लेवोनॉइड केमिकल कंपोजिशन है वो प्रॉपर सही हो। बकोपा मोनियारी एक ऐसा देखा गया है, वाइडली दुनिया में रिसर्चेस हुई है, आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले ऋषियों ने लिखा है कि जो न्यूरॉन्स को रीग्रो करता है, ठीक है जी, यानी ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स किसी के डीजनरेशन हुए, कई चेंजेस हुए हैं, घट रहा है, तो वो इसको रीग्रो कर देता है। ब्राह्मी कहते हैं, ब्राह्मी, हाँ जी। मैं ब्राह्मी पे ही पहले क्यों बोला हूं कि ब्रेन हेल्थ में, जैसे देखिए आपकी एक कार है, आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हैं, ठीक है जी। अब रोड पे चल रही है, ब्रेकिंग हो रही है, कुछ घिस रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर हो रहा है, दैट्स इट। तो ये समझिए कि उसी तरह हमारे ब्रेन भी कई तरह के स्ट्रेसेस से गुजरता है, अलग अलग चीजें आती हैं, बट अब ब्रेन की सर्विस के लिए क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, किसी का बिहेवियर अजीब हो रहा है, कोई गुस्सा ज्यादा कर रहा है, ठीक है जी। जैसे आप लेडीज देखिए, मीनोपॉज के नजदीक या लेटर ऑन भी होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस इतना ज्यादा है, कोई अल्कोहल लेके काम चला रहा है। हमें टाइम टू टाइम ब्रेन की सर्विस चाहिए, हमें ब्रेन टॉनिक चाहिए टाइम टू टाइम, और वो भी प्रकृति के हिसाब से है, ठीक है जी। ब्राह्मी को शीतवीर्य माना जाता है, यानी जो बहुत ज्यादा पित्तज है उसके लिए तो ब्राह्मी ठीक है, अब जो कफज है उसके लिए ब्राह्मी ठीक नहीं है, उसके लिए दूसरी जड़ी बूटी आएगी। मैंने एग्जांपल लिया था ब्राह्मी, हर किसी को ब्राह्मी नहीं सूट करेगा। तो कहने की चीज क्या है कि ब्रेन हेल्थ के लिए हमें टाइम टू टाइम प्राणायाम का यूज करना चाहिए, जिससे कि प्राणवायु हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाए। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम डॉक्टर कंसल्टेशन से हम कुछ ना कुछ जड़ी बूटी का यूज करना चाहिए। सर योगासन कौन से बेटर रहेंगे ब्रेन के लिए? योगासन देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा हेल्दी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी पर्सन, कि हेल्दी पर्सन को कौन सा योग करना चाहिए? क्योंकि ब्रेन के लिए ना कोई एक्सरसाइज वगैरह बताते नहीं है, कोई स्ट्रेस के लिए भी कोई एक्सरसाइज नहीं बताते हैं। देखिए, सूर्य उदय से लगभग 60 से 90 मिनट पहले, 1 से 2 घंटे पहले रफली मान लीजिए, हमें कुछ खुले हवा में बैठना चाहिए। और मैं आपको करके दिखा देता हूं कुछ अवस्थाएं, जैसे कि अनुलोम विलोम आप जानते होंगे। सांस लीजिए, एक नाक से सांस भरना है और दूसरे नाक से फिर छोड़ना है।
होल्डिंग भी इसमें हाँ, इंपॉर्टेंट कुछ होल्डिंग, ए मोमेंट ऑफ टाइम 3 अवस्था सेकंड के लिए के- होल्ड कीजिए, फिर अवस्था- 3 सेकंड के लिए रुकिए। हाँ, अवस्था के हिसाब से हम इसको पूरक यानी लेना, कुंभन, कुंभन मतलब रोकना, रेचन मतलब छोड़ना। जो रामदेव जी बहुत करवाते हैं, हाँ सभी जी, हाँ लोगों जी, ने देखा होगा, बिल्कुल, इंडिया में तो बिल्कुल, कम से कम देख रखा होगा। बिल्कुल जी, वही है ये अनुलोम विलोम। हाँ जी, डॉक्टर साहब उसी की बात कर रहे हैं पतंजलि, जी। आचार्य पतंजलि जी के ग्रंथ में, पतंजलि योग के ग्रंथ में ये लिखा भी गया है। ये तो हो गया एक बेसिक जो सभी को करना चाहिए। इसके अलावा भ्रामरी एक प्राणायाम आ जाता है जिसमें हम कान बंद करके उंगलियों से और साथ में आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं। पूरा गहरा लंबा श्वास खींचकर हम उसके बाद श्वास को छोड़ते हैं ओम के उच्चारण में। हमें कानों से कोई ध्वनि सुननी नहीं चाहिए, ये इसमें जरूरी है। ये मेंटली बहुत रिलैक्स करता है और 10 से 15-20 बार भी कोई व्यक्ति इसे कर सकता है अनुलोम विलोम के पश्चात। समय वही ध्यान रखना है जो बताया है, मैं करके दिखाता हूं। आंखें बंद हैं, देखिए कान भी बंद है उंगलियों से, और उसके बाद में ओम का उच्चारण किया जा रहा है। अब नॉर्मल पोजीशन में बैठिए, अलती पलती मारकर जिसे बोलते हैं। अभी तो हम चेयर पर बैठे हैं, हमारे मोहित भाई भी कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। आपको बोलना भी, ओम का उच्चारण करना है। यस, ओम जब बोलेंगे तो वो माइंड के अंदर वाइब्रेशंस जाती हैं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैंने भ्रामरी वाला ये वाला तो कभी नहीं किया है, लेकिन जो अनुलोम विलोम है वो मैंने किया है, और आपको पता लगेगा। बच्चों को तो नहीं पता लगेगा, खैर उन्हें लगता है कि ये बकवास सी चीज है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है और सब कुछ सेट होता है बच्चों का, उन्हें बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, यहां पर प्रेशर बढ़ता है ना माइंड का। तो अगर कोई स्टूडेंट भी जिसको ज्यादा प्रेशर हो स्टडी का, कुछ चीजें ना समझ में आती हो, तो उसको टेस्ट में मार्क्स कम आगे प्रेशर हो जाता है, तो आप अनुलोम विलोम करके देखिएगा, जस्ट 10 मिनट कीजिएगा, आपको सच में मजा आएगा। ये गारंटी से मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने ऐसा फील किया और किसी को भी बताया, डेफिनेटली उस बंदे ने कहा कि यस, यानी स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज बताया डॉक्टर साहब ने। एक ये ओम, भ्रामरी आसन, और दूसरा अनुलोम विलोम, और ये रियल में वर्क करते हैं भाई। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ टाइम का डिटॉक्स भी चाहिए व्यक्ति को। हाँ, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि अपने फोन से दूर रहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जो आप शॉर्ट्स देखते रहते हैं वो डोपामाइन रिलीज जरूर करता है, लेकिन वो स्ट्रेस का कारण बनता है। तो फोन से दूर रहिए चीजों से, और कुछ टाइम के लिए ठीक है, आप आधा घंटा दिन में देख रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर देख रहे हैं, दैट्स इनफ। लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा आपको वो स्ट्रेस देगा। उस टाइम पे वो आपको फील हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में वो स्ट्रेस में क्रिएट हो जाता है, तो वो जरूरी है। इसमें जरूरी समझिए, अभी दिन के समय देखना ठीक है, बट रात्रि के समय, यानी रात्रि का जो आखिरी पहर है, 3-4 घंटे हैं, उसमें फोन कभी ना चलाएं। वो और भी डेंजरस हो जाता है। यस, दिन में तो चलो आप देख रहे हैं फिर भी, लेकिन रात को तो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। आपकी नींद को भी खराब करता है, आपकी पूरी प्रकृति बदल जाती है, पूरी बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। किस टाइम पे क्या करना है, तो वो चीज देखिए। आप गाड़ी के टायर है, टायर को ऊपर लगा दो, है ना, और इंजन जो है वो आप गाड़ी की बॉडी पे चला रहे हो, तो वो चीज तो नहीं चलेगी ना। तो वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं। ये बैलेंस बिगड़ना ही सबसे बड़ा रीजन है। ये माइनर रीजन नजर आते हैं, लेकिन लंबे ड्यूरेशन के बाद में, जब काफी सालों से आप ऐसा मेल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका शरीर लास्ट में जवाब दे जाता है। तो ये मेन रीजन होता है इन चीजों का। अपने माइंड को हेल्दी रखना। पहले जो एलोपैथी थी उसके अंदर सिर्फ बॉडी को डिसईज कर दीजिए, मतलब बीमारी नहीं है। फिर उन्होंने WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ड जोड़ा कि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। हमारा आयुर्वेद तो लाखों सालों से कह रहा है यार, हजारों सालों से बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। यस सर, ये सही है ना? बिल्कुल। लेकिन तो हम ऑब्वियस सी बात है, तो मेंटल हेल्थ को WHO ने बाद में जोड़ा, तो अभी जो है वो सब मानते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस भरी लाइफ में ये सब चीजें करनी पड़ेंगी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो ये BAMS वाले जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं, इनके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा करके खुश नहीं है, राजी नहीं होते ज्यादा भरोसा करके, इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है, भी लोग ज्यादातर ना आजकल की मॉडर्न साइंस है जो एलोपैथी साइड, उस साइड जाकर ज्यादा खुश है अपने आयुर्वेद वाली साइड की बजाय। इसका थोड़ा मुझे रीजन जानना है। देखिए लाइफ फास्ट हो गई है काफी ज्यादा, ठीक है जी, सबको तुरंत इलाज चाहिए। आज भी यही चीज है कि जब कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तभी लोग लास्ट में हमारे पास आते हैं, भी चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। ये तो रियलिटी है ही है, क्योंकि सभी को जल्दी चाहिए। फिर आयुर्वेद का इलाज भी कुछ खर्चीला तो है ही है, ठीक है जी। फिर सबसे जो जरूरी चीज है कि कोई परहेज नहीं करना चाहता, ठीक है जी। और व्यक्ति ये सोचते तो क्या है, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, तो क्या है, मैं ट्रांसप्लांट करवा लूंगा। तो लोगों के मन में डर कम हुआ है काफी, ठीक है जी।
तो ये भी एक रीजन है कि कोई परहेज नहीं करना चाहता। अब हम बॉडी के बैलेंस को, अब देखिए कोई पित्तज है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, कोई पित्तज व्यक्ति है, उसकी बॉडी में पित्त क्या दिखता है, हम उसका परहेज करवाएंगे। अब खट्टा मीठा तला चरपरा ये सब परहेज कराएंगे, वो कहता है मैं नहीं परहेज करूंगा। अब जो नहीं परहेज करेगा वो आयुर्वेद नहीं लेगा। फिर फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी हमारा इशू है, जैसे कि हमारी बहुत सारी दवाइयों, कोई चूरन भी हैं, कोई पेस्ट चटनियों के फॉर्म में है, कोई पीने वाली कड़वी है, तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जहां तक है, अब क्रॉनिक डिजीज है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, तो हमारा इफेक्ट भी थोड़ा लेट आता है। बट एक चीज समझिए, जो चीज सालों में क्रिएट हुई है, कोई रोग है, कोई व्यक्ति कोई 10 सालों से पीड़ित है, तो वो 2 दिनों में कैसे मिरेकल होगा, चमत्कार नहीं हो सकता। तो ये चीज समझने की है। तो जब कुछ भी नहीं रहता दिखता व्यक्ति को, तब वो आयुर्वेद में आता है। आज भी ये तो प्रैक्टिकल है। हाँ, माहौल में कुछ सुधार है। अब बहुत सारे लोग पहले जो है आयुर्वेद लेना चाहते हैं कि हम आयुर्वेद लें। अब बुखार है, किसी को हेडेक है, वो सोचता है कि मैं आयुर्वेद ले लूं। अब ये काटना ही पड़ेगा। भाई चेक करो, चल रहा है ना मोहित? मोहित, हाँ वो देख लिया, ऑन है। वो एक बार चेक भी कर लो, दूसरा एपिसोड बना लेंगे। बस चलो। ठीक है। यहीं से थोड़ा पॉज लेके स्टार्ट Pause हाँ, लेके हाँ, start हाँ। करो। थोड़ा सा पहले वाला काट देंगे या तो हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं कोई दिक्कत। किस बारे में बात कर रहे थे आप? अपन वो ट्रस्ट इश्यूज इन बीएमएस वही था, वो अपन ने खत्म कर दिया मेरे थोड़ा हिसाब वो से। मैं बोल देता हूँ, हाँ हाँ, बोलो है ना। तो देखिए, डॉक्टर साहब के कहने का ऐसे स्टार्ट करो ना कि जैसे यूं लगे कि आप खुद से स्टार्ट करो, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप इनका रिप्लाई करो, ठीक है? स्टार्ट होना। मतलब आप खुद से बता रहे हो कि आजकल जो हाँ, मैं trust खुद ही issue बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका डॉक्टर साहब के कहने का मतलब था कि बीएमएस का वन ऑफ द रीजन तो ट्रस्ट इश्यूज हैं ऑब्वियस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हमारी मेल प्रैक्टिस भी है कि हम लोगों ने अंग्रेजों की हम बात ज्यादा सुन रहे हैं। अंग्रेजों से एमबीबीएस आया, उसके बाद में उन्होंने एलोपैथिक दवाइयां बनाई, हमें वो ठीक नजर आते हैं, जबकि हमारा आयुर्वेद और हमारे धर्म ग्रंथ ये सब हमें गलत नजर आते हैं। तो इसकी मेल प्रैक्टिस, लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी, हमारा ना पढ़ पाना, 800 साल से गुलामी हमने की मुसलमानों की, 300 साल अंग्रेजों की गुलामी की, वो उसकी वजह से। देखिए, एक टाइम था जब 95% ऑफ पीपल, लगभग शायद 1800 ईस्वी की बात है, 95% ऑफ पीपल जो थे वो एजुकेटेड थे। 1800 तक तो सब एजुकेटेड थे, लेकिन उसके बाद में एजुकेशन का क्या सत्यानाश हुआ। मेरे खुद के दादा अनपढ़ थे, मेरे मदर अनपढ़ हैं, और आज भी हम बहुत सारे देखते हैं कि बच्चे जो है अब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये एक रीजन था कि हमें पता ही नहीं आयुर्वेद क्या है। लेकिन बाहर से कोई चीज आ रही है, इंग्लिश कोई चीज आ रही है, मोमोज आ रहे हैं, चाइनीज फूड आ रहा है, वो बेस्ट है। लेकिन घर की देसी रोटी, वो ये तो खराब है, इसमें क्या है, ये तो रोज ही खाते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि चाय नहीं थी पहले। मेरे मम्मी बताया करते हैं कि मेरे मामा जी जब कोई मेहमान आता था ना घर, तो चाय बनती थी, वरना सबको गांव में जाओ आपको दूध का गिलास मिलता था, मिल्क सबको। लेकिन फिर अंग्रेज आए, चाय का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, चाय पीने लग गए। तो हमारे घर, नाना के घर, यहाँ कोई मेहमान आए थे, तो उन मेहमानों ने उनके लिए चाय बनाई गई। तो मामा जो थे वो कहीं गए हुए थे, तो वापिस आए, तो उन्होंने कहा कि चाय नहीं थी। तो वो कह लो रूठ गए थे मेरे नानी जी से कि मुझे तो चाय पीनी है, मुझे नहीं पता। तो नानी कह रहे हैं कि दूध पी ले, कहते नाना मेरे को तो चाय पीनी है। और आज वही मामा है मेरे, और वो चाय नहीं पीते हैं जो चाय के लिए जिद कर रहे थे। मतलब हमने बाहर की चीजों को तवज्जो ज्यादा दी थी, और हमारे घर का दूध, आप डिफरेंस देख लीजिए दूध और चाय में क्या फर्क है, डॉक्टर साहब भी बता देंगे और एलोपैथी वाले भी बता देंगे यार। लेकिन हम कितना मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं अपनी चीजों को, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना जी। ठीक है सर, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि हाउ टू ईट त्रिफला। त्रिफला को कैसे खाएं? त्रिफला मतलब तीनों, वात पित्त और कफ, तीनों रोगों के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि तीनों रोगों के लिए यूज हो सकता है। तो कैसे खाना चाहिए एक आम इंसान को, कि मतलब कितने अमाउंट में लें, कब लें, किस हिसाब से लें, थोड़ा इस पे। देखिए, सबसे पहले तो ना इस मिथ को तोड़िए, इस भ्रम से बाहर आइए कि त्रिफला केवल पेट साफ करने की दवाई है। त्रिफला को आयुर्वेद बेसिकली कषाय रस प्रधान मानता है। मतलब कि ये एस्ट्रिंजेंट एक्शन है, यानी अगर आप इसे समझिए 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं, 3 से 5 ग्राम आप इसे प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इससे लेग्जेटिव का पर्पस ले रहे हैं, आप इसे पेट साफ कर रहे हैं, ठीक है जी। पर एक टाइम के बाद एस्ट्रिंजेंट एक्शन मतलब क्या है कि ये रुक्षता कॉज कर देगा, यानी कि एक टाइम बाद हमें उसी डोज में कब्ज आ जाएगी, कब्ज हो जाएगी उसी डोज में, ठीक है जी। तो त्रिफला का कब्ज के लिए यूज करना बिल्कुल सिरे से खारिज है, ये गलत है, नहीं करना है।
त्रिफला को रसायन पूर्वक प्रयोग करिए। डोज रहेगी लगभग 500 mg से लेकर, मतलब एक चुटकी से लेकर 2 चुटकी तक, बस ये इसका रसायन प्रयोग है, जिससे ये खुश्की या रुक्षता नहीं करेगा। इतना ये परमानेंट हमेशा सारी उम्र आप लिया जा ले सकता सकते है, हैं। सारी अगर उम्र। अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई ऐसा सफर कर रहा है, तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना अब वो तो कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है होगा, जी। अदरवाइज आप, हाँ, आपको क्वालिटी का ध्यान तो रखना पड़ेगा कि क्वालिटी सही होनी चाहिए। मैंने खुद कई कंपनीज का ऐसा देखा है कि वो बीज भी बीच में ही पीस देते हैं, जबकि तो आंवले का बीज आप ये कह रहे हैं? देखिए, हरड़, बेहड़ा, आंवला, तीनों फलों के त्वक यानी चमड़ी को सम मात्रा डालते हैं तो त्रिफला बनता है। चमड़ी को मतलब उनके बीज नहीं होंगे उसमें? हाँ, उनके ओनली स्किन, और स्किन 1/3 होती है, 2/3 सीड होता है। तो कुछ लोग सीड भी बीच में पीस देते हैं, जिससे का प्रमाण क्या है कि आपको कड़वा मिलेगा त्रिफला। एक चीज सर नहीं होता। हाँ, मैंने एक चीज सुनी थी सर कि हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों से त्रिफला बनता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे काख में 60 कोस ले जाए। अब इसका मैं वो बता देता हूं एक्सप्लेनेशन कि घी शक्कर के साथ अगर आप त्रिफला ले रहे हैं तो हाथी को आप अपने बगल में दबा के 60 कोस लेके जा सकते हैं। इतना ताकतवर ये रसायन है आयुर्वेद में। तो ये कितना सच है सर? देखिए, सच तो है ही है इसमें। सच है ये। इसमें जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, फिजिकल वर्क है, जो व्यायाम है, वो तो अपनी जगह है ही है, बट मतलब ये आपको इतना बलशाली बना देता है, आपकी अग्नि को इस लेवल तक ले जाता है। तो ये सच है। हाँ, तो ये सच है, लेकिन ये मत समझिएगा आप हाथी को उठा लेंगे, कहने का मीनिंग बहुत बलशाली हो जाएंगे। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति समझते होंगे आप, हिंदी में यूज होता है अलंकार, बच्चों को भी पता होता है कि किसी चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा बता देना कि हाथी को उठा लिया, लेकिन आप तगड़े बलशाली हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी चीज है ये आयुर्वेद के अंदर त्रिफला। तो ये तो मैं भी मानता हूं भाई कि त्रिफला में वाकई में ये बहुत सारी डिजीज को ठीक करता है। देखिए, डायबिटीज, स्किन डिजीज, और चाहे आप फैटी लीवर कह लीजिए, चाहे आप किसी भी ऑर्गन की डिजीज मान लीजिए, एक मतलब इनको तो मेध्य भी माना जाता है। मेध्य मतलब जो ब्रेन टॉनिक है। तो हर जगह इसका, बिल्कुल हर जगह इसका काम है, हर ऑर्गन के ऊपर इसका काम है, ठीक है जी। तो त्रिफला हर जगह ही काम करता है, तो इसे आप प्रलॉन्ग कर सकते हैं ईयर्स के हिसाब से। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप जो ले रहे हैं क्या वो सही है, क्वालिटी को इंश्योर करना है। तो बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू कर लें, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हाँ, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो प्रकृति, तो खासकर बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से होगी, ठीक है जी, निश्चित। अभी मंजीत भाई आपने बताया कि त्रिफला के साथ और घी शक्कर के साथ जो बंदा भोजन करता है वो हाथी को भी कांख में दबा सकता है। बाली तो फेल हो गया, महाभारत वो रामायण वाला है ना, और भीम भी फेल हो गया महाभारत वाला। मतलब इतनी शक्ति आ जाती है ये चीजें खा के। तो अपना जो आयुर्वेद है वो इंसान को काफी हद तक स्वस्थ बना सकता है, फिर भी लोग इसको अपना नहीं रहे पूरी तरह से, है ना? हाँ, मतलब देखिए, जब फंस जाता है कोई रोगी, आज भी रोगी तभी ही हमारे पास आना पसंद करता है। हाँ, कुछ लोग हैं, काफी सारे जिम वाले हैं जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जिनको शौक है कि हम फिट हों, हम बलशाली रहें, हम 70-80 साल तक यूथफुलनेस फील करें। वो ले रहे हैं आयुर्वेद, हम भी मेडिसिन बना के देते हैं लोगों को। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। आपको लगभग 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के ड्यूरिंग कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया हो? देखिए, हमने वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखे हैं, डाइवोर्स केसेस से लेकर मतलब हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट से लेकर बच्चों की काउंसलिंग, ऑटिज्म, मेंटल स्ट्रेस वाले, हमने सारा कुछ किया। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो आपके माइंड में आता हो कि यार इसने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था, कि ये वहम की दुकान था? अभी भी ऐसे आते हैं जी, अभी ऐसे लोग हैं। लेकिन आपको कोई एक्सेप्शनल एग्जांपल याद हो कि उसने कोई ऐसा किस्सा? बिल्कुल है जी, अभी भी ऐसे कुछ केसेस हैं जो मेरे पास आजकल भी इवन की आते हैं। बट पेशेंट के पास ही पेशेंस होना जरूरी नहीं, उसको ध्यान से सुनने वाला डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य भी चाहिए, ठीक है जी। तो हम पेशेंटली हम भी सुनते हैं, पेशेंट ही पेशेंस ना रखे, हम भी पेशेंस रखते हैं। तो कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे उसका? देखिए, ऐसा क्या था कि आपका दिमाग खराब हो गया उससे? नहीं, मतलब पेशेंस था आप में डेफिनेटली, लेकिन आपको लगा कि यार इसने तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खा लिया। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जिनको साइकेट्रिक इश्यूज हैं, वो बार बार चीजें पूछते हैं, वो कई बार पूछते हैं, रूड भी हो जाते हैं, ठीक है, हमारे से थोड़ा सा गलत व्यवहार भी करते हैं। पर हम, क्योंकि देखिए, चिकित्सक को शास्त्रों ने पिता की संज्ञा दी है, पिता। तो जब हमें पिता की संज्ञा दी गई है तो पिता अपने बालक को, बालिका को उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते, वो हमारा धर्म नहीं है। आपने अभी जैसे साइकेट्रिक इशू बोले हैं, तो इसमें जैसे ओसीडी भी होती है काफी लोगों को,
देखिए वहम होता है जो बार हाँ बार जी, हाँ किसी जी, भी हाँ चीज जी, का, हाँ जी, बिल्कुल इसका होता भी है। आपके पास कोई इलाज या? देखिए ऐसा है, हम लक्षणों को वही है कि वात पित्त कफ में करते हैं। अब कोई व्यक्ति बार बार हाथ धो रहा है, बार बार धो रहा है, क्या आ गया, मूवमेंट्स आ गई, दैट इज वातज। ठीक है, गुस्सा है, बार बार गुस्सा है, मरने मारने पे उतारू है, क्या है, क्रोधी, पित्तज है। अब कोई व्यक्ति कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, वो कोने में दुबक के बैठा है, व्हाट इज दैट, दैट इज कफज। तो इन लक्षणों के हिसाब से हम दोष के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का ये इंटरव्यू करके, और बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम चाहेंगे कि जैसे हमारी ऑडियंस है उनको आप आगे भी हमारे थोड़े थोड़े और सेशंस वगैरह दीजिए, जिससे और आपकी जो आयुर्वेद की नॉलेज है एक्सपेंड कर सकें, हम लोगों तक पहुंचा सकें। मंजीत भाई से भी आज बहुत अच्छी बातचीत रही है, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। Soy arena, oh